जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते भाई आप सभी लोग जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप लोगों की तैयारी भाई कैसी चल रही है, उम्मीद करते बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज हमारी क्लास जो होने वाली है वो एसएससी जीडी की बुक RWA की सामान्य ज्ञान की बुक का दोस्तों सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर जो हमारा चल रहा है। और इस पर दोस्तों हमारी एक वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज हम आपको वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी श्रृंखला को आगे चला रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के जो आपका सॉल्यूशन है वो हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे इसकी पहली वीडियो में। यदि आप लोगों ने इससे पिछली जो वीडियो है, पहली वीडियो हमारी इकोनॉमिक्स की नहीं देखी, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उस क्लास को जरूर देख लेना। ठीक है भाई, उसके आगे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं भाई। तो सभी लोग भाई क्लास में आ जाओ और भाई वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सके भाई। ठीक है, सभी लोग क्लास में जुड़ सके भाई, क्लास को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास को जुड़ सके भाई। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41, और इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम आपसे क्वेश्चन नंबर 41 से क्लास को आगे बढ़ा रही है। ठीक है भाई, तो चलिएगा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीव्र औद्योगिकीकरण भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और यही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 की सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है तीसरी, दूसरी, चौथी या पहली। तो याद रखिएगा जो तीव्र औद्योगिकीकरण जो आपकी योजना है ये भारतीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको मुख्य उद्देश्य था। जो तीव्र औद्योगिकीकरण है ये भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। तो इसकी व्याख्या में दोस्तों दिया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। जो आपके ब्रैकेट में जो भी आपके पॉइंट्स दिए गए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ये आपसे एग्जामिनर देखिए को पूछ सकता है, क्योंकि 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, 2024 में आया था, 2025 में आने की संभावना है कि बताइएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो आप कहोगे सर ये महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, इनका पूरा नाम क्या भाई, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीव्र औद्योगिकीकरण आत्मनिर्भरता और भारी पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और बल पर निर्भर करती है। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित किए। भाई ये चीज याद रखना भाई मेरे साथी, सबसे इंपॉर्टेंट है। यातायात एवं संचार के साधनों का विकास करता और अन्य प्रमुख लक्ष्य भाई इसके किस थे, ये सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर थे। आय और संपत्ति की असमानता को कम करना, ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो कह रहा है कि 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था। ये आपके लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखो 5 मार्च को आया भी है एग्जाम में, 5 मार्च 2024 को एग्जाम में आया भी है। तो वो है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या हो जाएगी, तो आप इसको कहेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये इसका हो जाएगा फिल फॉर BOH, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ये जो है आपका 1770 में भाई, 1770 की बात हो रही है, ये भारत का स्थापित होने वाला पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है भाई, ये चीज आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे देखो कह रहा है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये भारत में स्थापित होने वाला प्रथम बैंक था। और उसके बाद दोस्तों 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की भी स्थापना की गई। 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन सी थी? पहली तो थी आपकी बैंक ऑफ बंगाल, दूसरी थी आपकी बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरी थी बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है भाई, याद रखना बैंक ऑफ बंगाल आपकी, ये आपकी बैंक ऑफ बंगाल BOB। अब बड़ौदा मत समझ लेना कि बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये बैंक ऑफ बंगाल है, चाहे तो BOW कह सकते हो, वेस्ट पश्चिम बंगाल, 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे ये 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास ये 1843 में। ये जो बैंकें थी ये आपकी प्रेसिडेंसी बैंक पर आधारित थी। और इसके बाद 1843 के बाद जब 1865 हुआ तो 1865 में आपकी इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। इलाहाबाद बैंक की स्थापना ये एग्जामिनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पूछने के लिए। तो हो सकता है आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। और 2020 में इसका इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया, यानी कि जो इंडियन बैंक थी तो इलाहाबाद बैंक को इसमें विलय कर दिया गया। कब? 2020 में। स्थापना पूछेगा इलाहाबाद बैंक की तो 1865 ही बतानी है। इसके बाद बात करते हैं PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1894 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी और ये इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे।
तो भाई पीएनबी यानी कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसकी स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। कब की थी? तो 1894। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इस चीज़ को आप लोग याद रखना मेरे भाई, ठीक है भाई, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। आगे कह रहा है कि 1921 में दोस्तों 3 प्रेसिडेंसी आई थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बॉम्बे। तो ये बैंकों को जो मिलाकर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसकी स्थापना की गई। किसके नाम से भाई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, इन तीनों को मिला के। आगे कह रहा है कि और आगे चलकर 1955 में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाने लगा। अब जान सकते हो कि आप स्टेट बैंक किन किन बैंकों का मिश्रण है। स्टेट बैंक जो है आपकी किन किन बैंकों का मिश्रण है, तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र, बॉम्बे और आपका इंपीरियल बैंक आगे चल के बदल दिया गया, फिर आपको 1955 आया तो इसको भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके बाद दोस्तों 19 जुलाई 1969 को 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है भाई। अब यहाँ से एग्जामिनर यदि आपसे पूछे कि बताइएगा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 19 जुलाई 1969 बताना है। यदि आपसे पूछेगा और कितने किया था, तो आप 14 बताना है। कितने करा था? 14। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछे केवल बैंकों का, तो आप 15 अप्रैल 1980 बताना। कितनी बैंकों का किया था, तो आप बताएंगे सर 6 बैंकों का किया था। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे व्यावसायिक बैंक पूछेगा, यहाँ पे ओनली बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछेगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43, बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा कब बंद कर दी गई थी? ये देखो 5 मार्च 2024 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1997 से 1998। कब? 1997 से 1998 में। बजट का जो अर्थ होता है वो समझो पहले। बजट का अर्थ होता है कि सरकार की कुल अनुमानित प्राप्ति और व्ययों का विवरण, यानी कुल धनराशियों का उनका जो विवरण लेखा जोखा होता है वो बजट कहलाता है। बजट में क्या होता है कि जब जो कुल खर्च होता है कुल प्राप्त से अधिक हो जाता है तो उसे बजट घाटा कहते हैं। तो कहते हैं कि बजट में घाटा हुआ है। बजट में क्या हुआ है? घाटा हुआ है। सरकार ने बजट घाटे पर नियंत्रण तथा राजकोषीय प्रबंधन के सुधार के लिए राजकोषीय जवाबदेहिता एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसको कहा जाता है FRBM, ये 2003 पारित कर दिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी है? जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसकी जो समय अवधि है वो कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी है 1980 से 1985। कब है दोस्तों? तो आप कहोगे सर 1980 से 1985 इसकी दोस्तों समया अवधि है। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। ये दोस्तों क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। नाबार्ड जो नाबार्ड 1982 में जो आया, उसके बाद एग्जिम 1982 में इन बैंकों की स्थापना की। नाबार्ड बैंक और एग्जिम बैंक की स्थापना की गई और ये इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। अब आप कहोगे सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा? तो सुनो, जब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइएगा कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई या किस पंचवर्षीय योजना के आधार पर हुई। तो आप कहोगे सर ये छठी पंचवर्षीय योजना के आधार पर हुई। एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के आधार पर हुई? तो आपको बताना है कि सर छठी पंचवर्षीय योजना के आधार पर हुई। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांसेस ज़्यादा है। अब बात करते हैं जीएसटी। भाई आप सभी जानते हो कि यूपीपी 2024 में जो भी आपका हाल ही लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें जीएसटी के जनक पूछा गया था इस बार। तो जीएसटी के जनक कौन है? इस क्वेश्चन को काफ़ी लोगों ने गलत किया था, काफ़ी लोगों ने मनमोहन सिंह लगाया था भाई। तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है आपका अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखेंगे, शायद ये क्वेश्चन आपका भारत में जीएसटी का जनक वाला ये शायद 30 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। ठीक है भाई, याद रखना कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ये आपका जीएसटी के थे। ठीक है भाई। तो जीएसटी का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो इस बार यूपीपी में आया और ये भी क्वेश्चन देखो 6 मार्च 2024 को एसएससी जीडी में आया। तो जीएसटी को अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई, जीएसटी वाला जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ लो। कोई भी क्वेश्चन आएगा जीएसटी से अच्छे से आ जाएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है भाई। ऑप्शन देखो, कह रहा है कि जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। देखो जीएसटी जो है ये आपकी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जिसको वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। और सेवा प्रदायकों को उपभोक्ताओं को सीधे ही वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करने पर लगाया जाता है। और जीएसटी एक कैसा कर है? क्या अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि सिंगल कंप्रेहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। अब दूसरा ऑप्शन दिया कि यह गंतव्य आधारित उपभोग कर डेस्टिनेशन बेस्ड ऑफ कंजम्पशन टैक्स है, जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा है। तो इसके लिए कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर है केवल बी है, या फिर केवल ए है,
या फिर आपका दिया गया ए और बी दोनों है। तो भाई इसमें से आपके कौन सही है भाई? आपको सर ए और बी दोनों इसमें से आपके सही हो जाएंगे। संविधान में यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन के नियम पर जीएसटी का प्रावधान सम्मिलित किया गया है, तो आपको सर जीएसटी का जो प्रावधान है आपके भारतीय संविधान 101वें संविधान संशोधन में इसका माध्यम दिया गया है। ठीक है भाई, जीएसटी का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में है? तो 101वां, याद रखेंगे मेरे भाई, 101वां। जीएसटी भाई ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले अनेक करों को प्रतिस्थापित कर दिया। मैंने आपको सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में बताया था। जीएसटी से पहले केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क हुआ आपका जैसे, और सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स हुआ, केंद्रीय बिक्री कर हुआ, और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर होता है जैसे कि वैट, प्रवेश कर होता है, विलासित कर, चुंगी कर, मनोरंजन कर। ये सभी कर अब जीएसटी में समाहित हो चुके हैं। आगे देखो दिया कि जीएसटी कैसा कर है, तो मैं आपको बता दूं जीएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा रामबाण रहने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, जीएसटी कैसा कर है? तो आप कहोगे सर ये अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो आपको सर 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी के माध्यम से कर के दोहरे प्रभाव जिसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको दोस्तों क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है भाई, चलिएगा आगे देखो क्या कह रहा है। व्यापार और उद्योग के संबंध में यहाँ पे लिखा है डीपीआईआईटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि हमसे पूछा डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म इस बार तो यूपीपी में हर एक शिफ्ट में आपसे एक ना एक फुल फॉर्म जरूर पूछा गया था, तो फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डीपीआईआईटी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेंड, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका सही जवाब क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। आगे दे रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई औद्योगिक नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी के लिए नीतियां बनाना, बढ़ावा देना और उनको सुविधाएं प्रदान करना, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित नीतियां बनाना, और डीपीआईआईटी को 2019 में पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब किस नाम से जाना जाता है तो वो आपको बता दिया है मैंने। आगे चलते हैं। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कौन थे भाई? वो कौन थे? एम एस स्वामीनाथन, ये भारत में थे। और नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? ये विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, ये तो सभी को याद होगा भाई। चलिएगा, कह रहा है कि पहले चरण HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ है? एसएससी जीडी 6 मार्च 2024 को आया था भाई। ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या केरल या कर्नाटक। तो आपको सर ये है आपका पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से इनको लाभ होता है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया और ये कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने का एक प्रयास था और इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मन बोरलॉग को भी क्या कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में यदि आपसे पूछेगा तो भाई भारत में पूछेगा तो आपको क्या बताना है मेरे शेर? तो आप कहोगे सर एम एस स्वामीनाथन। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग के नाम के ही इन्हें पर बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है और नोबेल का शांति पुरस्कार भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और भाई इन्हें जो है उच्च उपज देने वाली किस्म जिसको HYV कहा जाता है, इसको विकसित करने के लिए इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं भारत में हरित क्रांति। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत में यदि हरित क्रांति के जनक पूछेगा तो भाई किसको बताना है? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपको सर MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। आगे चलते हैं भाई, कह रहा है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 1 मार्च 2024 को थर्ड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है मेरे। संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटन करना, मुद्रास्फीति पर ज्ञात करना, सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करना या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। क्या होगा मेरे भाई? तो आपको सर ये हो जाएगा कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक से आवंटन करना। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। व्याख्या दी गई है कि बजट किसी अर्थव्यवस्था का एक वित्तीय वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों तथा
व्ययों का विवरण होता है, क्योंकि भाई बजट में क्या होता है, आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है, उसमें से कितना व्यय हुआ है, तो उसका जो लेखा जोखा तैयार किया जाता है वो बजट को कहा जाता है। और यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है, वो सभी को पता है कि भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक का होता है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार देखा जाए तो बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। अब समझेंगे बजट के घटक। देखो बजट के घटक क्या क्या होते हैं। देखो बजट जो होता है, बजट के यदि आपसे पूछा जाए बजट के मुख्य कितने घटक होते हैं, तो आपको सिर्फ बजट के जो घटक होते हैं वो मुख्य 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है दोस्तों आपका राजस्व घटक, राजस्व बजट होता है पहला, और दूसरा होता है आपका पूंजीगत बजट। दूसरा कौन सा होता है मेरे शेर? तो आप कहोगे सर दूसरा होता है पूंजीगत बजट। ये है आपके बजट के प्रमुख 2 घटक, राजस्व और पूंजीगत। अब राजस्व बजट के अंतर्गत आपके 2 घटक आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है दोस्तों आपका राजस्व प्राप्ति, दूसरा आता है राजस्व व्यय, यानी कि राजस्व में कितना धन प्राप्त हुआ है और उससे कितना धन व्यय हुआ है। पूंजीगत बजट के अंतर्गत इसमें भी 2 आते हैं। कौन कौन से? एक तो पूंजीगत प्राप्त और दूसरा पूंजीगत व्यय। उम्मीद करते हैं ये जो आपका बजट का जो घटक का जो एक स्ट्रक्चर है आपके माइंड में छप गया होगा बिल्कुल आसानी से। बस इतना याद रखो कि बजट के घटक 2 होते हैं, राजस्व, दूसरा पूंजीगत। राजस्व के अंतर्गत 2, पूंजी के अंतर्गत 2। राजस्व के अंतर्गत 2 होते कौन से? राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। पूंजीगत में पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय। बस हो गया याद। कितना याद करना? कुछ भी नहीं। बस इतना याद रखो कि बजट के घटक कितने होते हैं, मुख्यतः 2 घटक होते हैं। बस इतना याद रखना है मेरे से, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। एग्जाम में याद रखना बजट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार बजट आपका इंटरचेंज हुआ है। तो 2025 में एसएससी जीडी में बजट वाले चैप्टर से एग्जाम में अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस चीज को याद रखना। आगे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि है, भवन है, वाहन है, पशुधन है, बैंकों में जमा राशि है, और इसका इस्तेमाल वह ऋणदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जो अब तक की ऋण का भुगतान नहीं हो सकता है 1 मार्च 2024 को। तो उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उसको कहते हैं समर्थक ऋणाधार। क्या कहते हैं मेरे भाई? आपको अक्सर उसको कहते हैं समर्थक ऋणाधार कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो जब कर्जदार किसी का ऋण लेते हैं, किसी से ऋण लेते हैं, अभी जो कर्जदार होगा वो ऋण लेगा तो वो ऋणदाता के पास जाएगा, वो कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा भाई, यानी कि क्या कहते हैं उसको? कोलेटरल कहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा। और जब वो गिरवी की एक गारंटी की तरह होती है, यानी कि जब आप उसका कर्ज चुका दोगे तो वो आपको गिरवी वाली चीज रखी है उसने अपने पास, वो चीज आपको लौटा देगा। आप लोगों ने गोल्ड लोन का नाम तो सुना होगा भाई। गोल्ड लोन क्या होता है भाई? सोने, गोल्ड लोन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी गोल्ड हो वो गोल्ड लोन में हम जाके जमा कराते हैं और वहां से पैसे ले आते हैं। जब उसका हम पैसा चुका देते हैं तो वहां से हम अपनी रखी हुई चीजें वो उठा लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं भाई, सुनार के पास जाते हैं अपना जेवर वगैरह लेके, तो वहां पर गिरवी रख देते हैं, तो वहां से कुछ पैसे ले लेते हैं। जब वो पैसे चुका देते हैं, वो भी ब्याज पर भी होता है, तो वहां से जब पैसे चुका देते हैं वो लोग, तब वहां से वो अपनी चीज उठा लेते हैं। लेकिन वो पैसा चुकाते कैसे हैं? ब्याज के तौर पर। ठीक है भाई। तो वही तो इसमें कहा गया कि कर्जदार जब ऋण को लौटाने में असमर्थ होता है तो ऐसे में ऋणदाता गिरवी रखी वस्तुओं को नीलाम भी कर सकता है। वो यानी कि नीलाम का अर्थ होता है वो बेच सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसके समय से पहले कर्ज नहीं चुका पा रहे हो। तो दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो गिरवी रखी वस्तु को ऋण की पूर्ति कर सकता है, यानी कि गिरवी रखी हुई जो वस्तु है वो आपकी कर्ज को चुका सकता है। क्योंकि भाई आप जब किसी के यहाँ कोई चीज गिरवी रखोगे, आपने उसका कर्ज नहीं चुका पाया, तो भाई वो गिरवी चीज वापस थोड़ी देगा आपको, वो तो बेच देगा। जब आप बेच दोगे तो आपका कर्ज से कैसे हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आपकी गिरवी वाली जो चीज है वो वापस नहीं मिलेगी। समझ गए ना भाई? तो ये होता है। चलिएगा भाई आगे समझो आगे क्वेश्चन को। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है भाई? मतलब अर्थव्यवस्था का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर आधारित है? जैसा कि इसमें दिया गया है चतुर्धातुक क्षेत्र, तो इसको क्या कहा जाता है भाई? चतुर्धातुक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन करने के लिए इसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब देखो सबसे पहले यहाँ से आपको इस स्ट्रक्चर को समझना होगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, तो आप कहोगे सर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। बेहद आसान है, याद हो जाएंगे। पहला तो होता है दोस्तों आपका प्राथमिक क्षेत्र, पहला तो है आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आपका आता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है आपका तृतीयक क्षेत्र। ये भाई आपके 3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। तो अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं? तो आपको याद रखना 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि एवं कृषि संबद्ध
औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र आपका तृतीयक। तो औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक में आता है, कृषि एवं कृषि संबद्ध क्षेत्र ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र है, औद्योगिक एक द्वितीयक क्षेत्र है, सेवा एक तृतीयक क्षेत्र है। ठीक है भाई। अब आगे देखो, कृषि संबंधित से पढ़े तो कृषि में आपके कृषि वानिकी है, मत्स्य यानी कि मछली पालन है, खनन है और पशुपालन, ये सभी कृषि से संबंधित हैं। आप सभी जानते हो कि सभी कृषि पर आधारित हैं। यदि मैं बात करूं औद्योगिक पर, तो औद्योगिक में निर्माण, विनिर्माण, विद्युत होता है, गैस एवं जलापूर्ति, ये सभी क्या आती है, ये औद्योगिक होती हैं। सुनने में लग रहा होगा। सेवा कर में आता है जैसे आपका परिवहन क्षेत्र हुआ, संचार क्षेत्र हुआ, बैंकिंग हुआ, बीमा हुआ और व्यापार जो आपका बिजनेस हुआ, ये सभी किस में आती है, सेवा कर में आते हैं। ठीक है भाई, सेवा क्षेत्र में। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे एक आता है चतुर्थक क्षेत्र, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था, मैंने बताया था। चतुर्थक क्षेत्र जो होता है, देखो आपको मैंने अभी बताया कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, तो अब इसमें से कुछ अन्य क्षेत्र हैं, लेकिन मुख्यतः 3 क्षेत्र ही बताना है, नहीं तो आप चतुर्थ पंचम सब बता दो, नहीं, आपको केवल 3 बताना है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। बाकी के अन्य क्षेत्र हैं, लेकिन एग्जाम में आया तो 3 बताना है। अब बात करते हैं अन्य क्षेत्र में चतुर्थक यानी कि चौथा क्षेत्र क्या है, इसमें बौद्धिक गतिविधियां को शामिल किया गया, भौतिक नहीं, बौद्धिक। बौद्धिक में क्या होता है, जैसे आपकी शिक्षा हुई, आपका संस्कृति है, अनुसंधान है, सूचना प्रौद्योगिकी है ना, और इसमें गवर्नमेंट भी, इसमें यानी सरकार भी आपकी आती है। तो ये चतुर्थक क्षेत्र होता है। अब इसके बाद आता है पंचक क्षेत्र। पंचक क्षेत्र में दोस्तों समाज या उसकी अर्थव्यवस्था से जो उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले जो संस्थान होते हैं, जैसे आपके यूनिवर्सिटी हुई, सोशल मीडिया या गैर लाभकारी संस्थान, इन सभी को दोस्तों इसमें शामिल किया गया। ये आपके पंचक क्षेत्र में आते हैं, यानी कि 5वें क्षेत्र में। भारत में हरित क्रांति का जनक भाई एम एस स्वामीनाथन है, सभी को पता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगवानी मुख्य रूप से किसने की थी, एम एस स्वामीनाथन ने की थी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, सभी को पता है, एम एस स्वामीनाथन ने। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई इनको भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में भी जाना जाता है। हरित क्रांति शब्द पहली बार किसने कहा था, ये गढ़ा था शब्द विलियम गॉड ने। हरित क्रांति शब्द पहली बार किस व्यक्ति ने गढ़ा था, तो विलियम गॉड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी एक नया क्वेश्चन है, याद रख लेना भाई। ठीक है, अभी जनक तो बता लोगे कि आप एम एस स्वामीनाथन है भारत के, लेकिन जो हरित क्रांति शब्द है इसको नाम किसने दिया, तो ये नाम दिया था विलियम गॉड ने। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बात करते हैं। दुनिया में हरित क्रांति के जनक भाई सभी को पता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, इनका नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग। ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक है, इनको जाना जाता है। साल 1966 में पहली बार 5 फसलों के लिए उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया। ये 5 फसलें कौन कौन सी थी, जैसे आपकी गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है और बाजरा। ज्वार और बाजरा, ये दोस्तों आपकी 5 फसलें जो थी, ये 1966 में ये पहली बार उच्च उपज वाली बीजों का प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं नए बीजों में प्रयोग में, जैसे आपका गेहूं है और चावल, इनके उत्पादन को अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली और इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। यानी कि जो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली थी वो गेहूं और चावल की उपज हमें देखने को मिली थी, इसीलिए इसको हरित क्रांति का नाम भी दिया गया। आगे बात करते हैं कि केंद्र में तेजी से बदलती राजनीति स्थिति के कारण 1990 में भारत की किस पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय जो योजना है वो शुरू नहीं हो सकी थी। ये 1 मार्च 2024 को आया था। तो वो थी दोस्तों आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी मेरे भाई, तो आपको सर 8वीं पंचवर्षीय योजना। आगे दिया गया कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि कौन सी है। भाई देखो जितनी भी पंचवर्षीय योजना रखी हैं, और मैं इस बार भाई दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक ना एक पंचवर्षीय योजना की डेट आपसे जरूर पूछ ली जाएगी भाई। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, जितनी भी हैं, उन सभी योजनाओं की समयावधि याद कर लो भाई। पक्का एक क्वेश्चन आएगा आपका, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। एक आधी शिफ्ट भले ही हो जिसमें क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन मैक्सिमम शिफ्टें जो होगी एसएससी जीडी 2025 एग्जाम में समयावधि भाई जरूर पूछी जाएगी। मैंने बोला भी, याद रख लेना भाई। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना समयावधि के कौन सी है, तो ये 2002 से 2007 है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, 2002 से 2007। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। आगे चलते हैं भाई। अगला कह रहा है कि इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था भाई। इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो था उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त कर देना, और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय, यानी कि उसकी जो आय क्षेत्र है उसको भाई बढ़ावा देना या आय क्षेत्र को दोगुना करना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था। अब बात करते हैं कि जीडीपी में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि करना और साक्षरता दर को 75% तक का बढ़ावा देना, और वनों और वृक्षों के अंतर्गत क्षेत्रफल को 2007 तक 25% करना। ये सभी था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य। नेक्स्ट, एक वर्ष के दौरान एक फर्म, कितने वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री होती है। भाई एक तरीका ये फॉर्मूला दिया गया, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ये होता है माल सूची में परिवर्तन का फॉर्मूला।
ये होता है माल सूची में परिवर्तन का। तो इसका आंसर होगा माल सूची में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक रणनीति कहा जाता है। तो कौन सी रणनीति कहा जाता है? ये क्वेश्चन 29 मार्च 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है भाई। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं अंतर्मुखी व्यापार। क्या कहा था भाई? अंतर्मुखी व्यापार इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत ने विदेशों के साथ सीमित यात्रा में व्यापार किया और इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता पर जोर देना था और स्वदेशी उद्योगों को प्रतिस्पर्धा को बचाना था। स्वदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बचाना था। आगे चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 1993 से 94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित है और यूआरपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा। ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यूआरपी का फुल फॉर्म, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यूआरपी का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है भाई? याद रखो, यूनिफॉर्म रिफरेंस पीरियड। क्या होता है भाई? यूनिफॉर्म रिफरेंस पीरियड, ये यूआरपी का फुल फॉर्म होता है। इसको याद रख लो, ठीक है भाई। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई। चलिए, हालांकि ये 2024 में एग्जाम में आया है। आगे देखो भाई, आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति, जो है किस वर्ष के आसपास शुरू हुई थी? भाई मैंने अभी आपको बताया कि 1966 में शुरू की गई थी। कब की गई थी भाई? 1966 में। किसके द्वारा भाई? तो आप कहोगे सर भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे एम एस स्वामीनाथन, इसी के अनुसार। ठीक भाई। हरित क्रांति जो शब्द है किसने जड़ा था? विलियम गॉर्ड ने। विलियम गॉर्ड ने इसका शब्द जड़ा था। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष जो है के रूप में नामित किया था? तो यह है आपका 2005। कौन सा है दोस्तों? तो आपको सर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया। आगे चलते हैं। आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताएंगे भाई क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात उदारीकरण या फिर निर्यात आधारित विकास। तो इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं आयात का प्रतिस्थापन करना, ऑप्शन नंबर डी। आयात प्रतिस्थापित करना होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? घरेलू उत्पादन में बदलने की नीति। जो घरेलू उत्पादन को बदलने की नीति है उसको क्या कहते हैं? आयात का प्रतिस्थापन करना। आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी आर्थिक नीति है जो अंतर्गत विदेशी उत्पादों को घरेलू उत्पाद में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो स्वदेशी उत्पादन पर बल देना है ताकि अधिक से अधिक जो रोजगार का सृजन हो सके और स्वदेशी उद्योगों की रक्षा की जा सके। यानी कि स्वदेशी का मतलब क्या होता है? स्वदेश का अर्थ होता है कि अपने स्वयं के देशों से उत्पन्न हुई चीज़ें, जैसे कि मेड इन इंडिया। यानी कि भारत में जितनी भी आपकी स्वदेशी चीज़ें हैं वो आपकी उनकी रक्षा की जा सके और भारत में क्या अपना इसका रोजगार का सृजन बढ़ेगा। जब हम अपनी स्वदेशी चीज़ों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो भाई भारत में रोजगार का सृजन होगा और हमारी जो स्वदेशी चीज़ें हैं इनकी दोस्तों रक्षा भी की जा सकेगी। क्यों? क्योंकि हम जो विदेशी चीज़ें हैं उन पर आत्मनिर्भर कम रहेंगे, तो स्वदेशी चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जाए। ये आपका क्या है दोस्तों? ये आयात प्रतिस्थापन की आर्थिक नीति इसी को कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि। अब देखो भाई, पंचवर्षीय योजना की समयावधि देख रहे हो आप कितनी शिफ्ट में पूछे? अभी मैंने आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना की शिफ्ट बताई थी। अब वो 2002 से 2 से 7, ठीक है भाई। अब आपसे प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ ली भाई। अब भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ ली भाई, तो ये देखो 1951 से 1956 है। याद रख लो भाई, 1951 से 1956 एक याद रखो, बाकी आप 5-5 ईयर के अंतराल पर आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है भाई। तो 1951 से 1956 याद रखना है। ठीक है भाई। जितने भी पंचवर्षीय योजना भी सबकी समयावधि याद रखो भाई। अब कह रहा है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ एफ आई सी सी आई का गठन कब किया गया था? तो भाई याद रखना 1927 में। कब किया गया था मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 1927 में किया गया था। ये आपका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। एफ आई की स्थापना किसने की थी भाई? तो 1927 में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह के द्वारा की गई थी और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए उद्योगों की वृद्धि और विकास करना इसका एक प्रमुख लक्ष्य था। परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधियों के लिए किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? जो परिवहन और भंडारण है ये आर्थिक गतिविधि के अनुसार किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो भाई इसका जो क्षेत्र है वो आपका है तृतीयक क्षेत्र। कौन सा है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। कौन सा तृतीयक क्षेत्र? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, जैसे आपके परिवहन है, संचार में देखो संचार बताया था, बैंकिंग भी बताया था, बीमा भी बताया था, व्यापार, ये तृतीयक क्षेत्र में था। तो परिवहन है, परिवहन यानी कि जो आपके यातायात के जो साधन होते हैं ये आपके तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तो भाई इस चीज़ को याद रखना। भाई मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्र होते हैं वो आपके 3 है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। चतुर्थक पंचक आपको याद नहीं रखना, केवल 3 बताने हैं। ठीक है।
और कौन किसके अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं, वैसे आपका कृषि है ना। कृषि आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। उद्योग आपका किस में आ जाता है, उद्योग आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में जैसे बैंकिंग है, बीमा है, व्यापारी तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। आगे कह रहा है कि कृषि उपज का वह अंश है जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विपणित, क्या कहते हैं, अधिशेष कहते हैं, घाटा। तो आपको इसको हम विपणित अधिशेष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विपणित अधिशेष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसका एक फॉर्मूला होता है, विपणित अधिशेष बराबर होता है किसान द्वारा किया गया कुल उत्पादन और स्व उपभोग के लिए रखा गया उत्पादन का हिस्सा। इसका मतलब कैसा है, जैसे भाई मान के चलो कोई किसान है, किसान ने जितना भी उत्पादन किया, यानी कि किसान बराबर कितना हो जाएगा, विपरीत अधिशेष, यानी कि शेष जो आपने अनाज जो बचाया है किसान के द्वारा किया गया कुल उत्पादन, और उसमें से जितना भी उसने उत्पादन अपने आप में बचाया है और बाकी का बेच दिया, यानी कि उसने अपना जो खर्च पानी चलाने के लिए उसने जितना भी अनाज बचाया है, तो वो होता है आपका विपरीत अधिशेष, यानी कि उसने बचाया हुआ उत्पादन का हिस्सा, तो उससे विपरीत अधिशेष निकलता है, ठीक है भाई। चलिएगा आगे चलते हैं। ये अर्थव्यवस्था की भाषा के अनुसार है, वैसे आप समझ चुके होंगे। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, भाई इतना आसान क्वेश्चन तो भाई मुझे नहीं लगता था कि एग्जाम में आएगा। भाई देखो एग्जाम में पूछा भी है 29 फरवरी 2024 को। कौन है भाई, एडम स्मिथ। सभी को पता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, भाई इन्हीं का नाम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र का जनक इन्हीं को कहा जाता है, एडम स्मिथ को। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था के हैं और इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक एक पुस्तक की रचना की थी। इनकी पुस्तक भी काफ़ी चर्चित है, इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आती है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे देखो, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो वो थी आपकी 12 पंचवर्षीय योजना। भाई आपको देखो मात्र 12 पंचवर्षीय, यानी कि 12 योजना याद रखनी है, 12 पंचवर्षीय, प्रथम से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाओं की जितनी भी आपकी उनकी समयावधि है उनको एक कॉपी में क्रम से नोट कर लो, पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके 12वीं तक आपको सभी को क्रम से नोट कर लेना है, ठीक है भाई। उनके ईयर को आपको याद रखना है। जैसे जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना की आपको डेट याद रखनी है, तो उसी के अंतराल पर निकालते चले जाएंगे 5-5 ईयर में, ठीक है भाई। उसी के अंतराल से निकालते चले जाओ और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक देखो कि कब से कहां तक है, तो ऐसे कहें आपको सारी समयावधि याद हो जाएंगी। और भाई ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 2025 में जरूर बनेगा। आपकी जितनी भी पंचवर्षीय योजना है, आप जरूरी नहीं कि प्रथम ही पूछे, कोई भी पंचवर्षीय योजना पूछ सकता है, तो उसकी समयावधि जरूर पूछेगा मेरे भाई, जरूर पूछेगा। तो भाई इसको भाई याद रख लो भाई, यहां से आपका 100% आना तय है। आगे चलते हैं कि 12 पंचवर्षीय योजना, ये भाई आपके 2012 से 2017 तक रही है। इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। योजना के लक्ष्य में -4% की दर से कृषि समृद्धि, गरीबी में 10% की कमी करना और जीडीपी में 8% की वृद्धि करना। ये दोस्तों क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं, भारत सरकार ने कब एक नई आर्थिक नीति पेश की थी। जो एक नई आर्थिक नीति पेश हुई थी ये 1991 यानी कि 1991 में इसको पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 28 फरवरी 2024 को आया था, ठीक है भाई। कब किया गया था, तो आपको सर 1991 में। अगला क्वेश्चन, 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को भुगतान संतुलन की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा था। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के पास आयात के लिए भी विदेशी मुद्रा का भंडारण नहीं बचा, केवल 2 सप्ताह के आयातों के लिए ही रिजर्व बैंक बचा है। ऐसी स्थिति में भारत में आईएमएफ, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और विश्व बैंक से लोन लेना पड़ा, और इन संस्थाओं ने लोन के एवज में सरकार से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शर्तों को मनवाया। औद्योगिक लाइसेंस प्राप्ति के लिए नियम को उदार बनाना, कर व्यवस्था में सुधार करना उदारीकरण कहलाया गया, और सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनियों को निजी स्वामित्व वाली कंपनियों में परिवर्तन करके उन्हें प्रवेश की अनुमति मिली, और यह निजीकरण कहलाया। और यह विश्व में एकीकृत करना तथा परस्पर निर्भर बनाना, यह वैश्वीकरण कहलाया। क्योंकि जब विश्व में एकीकृत वाली चीज़ें होती तो विश्व की यानी कि वैश्वीकरण कहते हैं। 1991 के अंतर्गत आर्थिक सुधारों के समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। अब भाई देखो 1991 के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो भाई नरसिम्हा राव थे। और मनमोहन सिंह क्या थे भाई, भारत जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे ये क्या थे भाई, वित्त मंत्री थे। कौन थे भाई, वित्त मंत्री। जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन यानी कि जो आउटपुट होता है वो योगदान नहीं दे रहा होता है, यानी काम तो कर रहा है लेकिन उसका योगदान नहीं दे रहा है, तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाएगा,
तो यानी कि वो एक कैसी बेरोजगारी हुई, प्रच्छन्न बेरोजगारी। काम तो कर रहे हो पर मन से नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी एक प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाती है। अब बात करते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में सीमांतों की जो उत्पादकता है वो कोसी होती शून्य होती है, यानी कि काम करते हैं बट उनका रिजल्ट कैसा होता है, जीरो होता है। यह बेरोजगारी अधिकतर आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसे कि भाई आप सभी जानते हो कि भाई फसल तो हर एक किसान बोता है, मेहनत से करता है, अच्छे से करता है, काम करते रहते हैं, लेकिन फसल में मिलता क्या है, कुछ नहीं। तो जैसे कि माना कि 3 व्यक्तियों के द्वारा 100 इकाई का उत्पादन होता है, तो और एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो भी 100 इकाई का उत्पादन ही होगा, क्योंकि यदि एक व्यक्ति भी जो प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रस्त है। अब बात करते हैं बेरोजगारी के अन्य प्रकार। भाई बेरोजगारी के मैंने हर एक प्रकार आपको बताए थे, चक्री बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना, मौसमी बेरोजगारी, हर एक आप बेरोजगारी की मैंने आपको बारे में बताया था, पिछली क्लासों में बताया है। अर्थव्यवस्था की क्लास नहीं देखी तो भी देख लेना। चक्री बेरोजगारी क्या होती है भाई, आर्थिक दशाओं के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्री बेरोजगारी कहते हैं। जब उनकी आर्थिक स्थिति जो वो सही नहीं होती है, जब अर्थव्यवस्था में उछाल की स्थिति में होती है, तो ऐसे में बेरोजगारी की दर जो है कम होती है। जब मंदी की स्थिति होती है तो बेरोजगारी की दर जो है वो बढ़ जाती है, तो इसको चक्री बेरोजगारी कहते हैं। अब जो मौसमी बेरोजगारी होती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में लोगों को किसी विशेष मौसम पर ही रोजगार मिलता है, जैसे कि भाई किसान है। अब भाई किसान है यानी कि कृषि क्षेत्र आ जाता है। भाई कृषि क्षेत्र किस पर निर्भर है, भाई मौसम पर निर्भर है ना। अब ये बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, अब बारिश यदि ज़्यादा हो जाएगी तो भाई फसल भी बेकार हो जाएगी। तो ये आपकी एक मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें आपका कृषि क्षेत्र आ जाता है, जो कि मौसम पर आधारित है, और बाकी समस्त लोग आपके बेरोजगार होते हैं। आगे चलते हैं। पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूंजीगत व्यय में परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय पारिसंपत्तियों का सृजन होता है, या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि गैर योजनागत पूंजीगत व्ययों में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती है। तो वैसे दोनों कथन सही हो जाएंगे आपके। इसमें जो कथन है भाई आपके दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। पूंजीगत व्यय और पूंजीगत बजट मैंने आपको बताया था, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत बजट का हिस्सा है, क्योंकि पूंजीगत व्यय में परिसंपत्ति को देयताओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, अर्थात या तो संपत्ति बढ़ जाती है या तो वो घट जाती है। जैसे कि भूमि और भवन, किसी कंपनी के शेयरों में निवेश की परिसंपत्ति में वृद्धि तो होती है, लेकिन ऋण को चुकाने में क्या हो जाती है भाई, कमी हो जाती है। अब बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति 1965 में शुरू हुई थी, और भारत की जो किस पंचवर्षीय योजना के तहत, यानी 1961 से 66 के बीच थी। अब पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 थी, तो वो थी तीसरी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना समझ में आ गई, कितनी थी भाई, 1961 से 1966। इसकी डेट याद रख लो भाई, याद हो जाएगा भाई, 1961 से 1966। क्लियर, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि एटीएम। भाई एटीएम आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भाई देखो एटीएम जो होता है ना, एटीएम एटीएम किसके अंतर्गत है, आप कहोगे सर ये तो बैंक के अंतर्गत आता है। और बैंक मैंने अभी आपको बताया था, बैंकिंग, जो बैंकिंग क्षेत्र वो तृतीय क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है। जब एटीएम बैंक से संबंधित है तो तृतीय क्षेत्र में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये तो भाई बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो गया ना। देखो 28 फरवरी 2024 को आया था ये क्वेश्चन, है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका तृतीय क्षेत्र आता है, इसमें आपका जैसे व्यापार है ना, और आपका बैंक है, बीमा है, ये सभी आते हैं। तो भाई एटीएम किसके अंतर्गत आता तो बैंक के ही अंतर्गत है, तो तृतीय क्षेत्र में ही तो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं मैंने अभी आपको बताया था कि संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है। परिवहन भी आते हैं, ये भी याद रखना। देखो परिवहन वाला मैंने आपको पिछली क्लास में, अभी पिछली क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, और केंद्रीय पूल से भी पर्याप्त भंडारण है, और यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। लगता है भाई सही हो जाएगा भाई। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की नेवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई है। भाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, भाई बताएंगे सभी लोग, ए हो जाएगा, बी या दोनों सही या दोनों गलत हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर ये तो दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है। तो भाई वो होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा ये बजट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई, बजट के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। देखिए राजकोषीय घाटा मैंने अभी आपको बताया था कि कुल व्यय यानी कि कर्ज वाले ग्रहण को छोड़कर और सरकार की उधार आवश्यकताओं को पता लगता है। तो ये भाई कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, कुल खर्च से कुल प्राप्ति निकालते हैं। बजट में घाटों के कुछ अन्य प्रकार हैं, जैसे आपका एक तो प्राथमिक घाटा होता है भाई, पहला तो आपका हो गया भाई प्राथमिक घाटा, दूसरा राजस्व घाटा, तीसरा प्रभावी राजस्व घाटा। प्राथमिक घाटा बराबर होता है कि राजकोषीय व्यय यानी कि खर्च माइनस ब्याज भुगतान। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय और माइनस राजस्व की आय या प्राप्ति। प्राप्ति किसको बोलते हैं, आय यानी कि इनकम कितनी है राजस्व की।
और प्रभावी राजस्व घाटा होता है कि राजस्व घाटा माइनस का पूंजीगत संपत्ति के लिए अनुदान। आगे चलते हैं भाई, क्या रह गया, भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR। भाई देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, CRR का फुल फॉर्म याद रखो मेरे भाई, ठीक है भाई, CRR का फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आया जरूर 2024 में, कोई बड़ी बात नहीं कि 2025 में ना भी पूछ सकता है भाई। CRR याद रखना, इसका होता है भाई कैश रिजर्व रेशियो। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, कैश रिजर्व रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखना, CRR कैश रिजर्व रेशियो। वाणिज्यिक बैंकों को हमने अपने पास कुल जमा, मांग जमा प्लस समय जमा, यानी कितने समय में इसको जमा किया है और उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा नगद के रूप में RBI के पास जमा करना होता है, रिजर्व यानी कि जमा करना होता है, और इसी को हम CRR कहते हैं। इस पर बैंक का कोई ब्याज नहीं मिलता है। CRR RBI की मौद्रिक नीति की एक मात्रात्मक उपकरण है जिस पर वही ब्याज देय नहीं है। CRR को घटा बढ़ाकर RBI मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई? देखो योजना आयोग की स्थापना मैंने आपको बताया था 1950 में, और योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया भाई, नीति आयोग कर दिया गया। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। और नीति आयोग का अध्यक्ष होता कौन है? तो आपको सर वो होता है उपाध्यक्ष। और योजना आयोग को भाई 1950 में तो योजना आयोग था, इसका नाम बदलकर आपका 2015 में, कब 2015 में इसका नाम क्या कर दिया भाई, नीति आयोग कर दिया गया। ये मैंने आपको संविधान में भी बताया था, भारतीय संविधान वाली क्लास में, क्या कर दिया गया, नीति आयोग। और जब योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। लेकिन जब योजना आयोग जब एक संविधानात्मक निकाय आया तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को स्थान पर नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। आगे देखो, राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है। आगे दिया है कि राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व को विभाजित किया गया है। तो भाई इस दोनों कथन सही हो जाएंगे भाई। और ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम आए तो हमेशा A और B दोनों को चुनना, 99% चांस होता है कि A और B दोनों आपके सही होते हैं। आगे चलते हैं, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो ना तो कोई देनदारी पैदा करती हैं और ना ही सरकार की संपत्ति में कमी लाती हैं। राजस्व प्राप्तियां सरकार की नियमित प्राप्तियों का मुख्य स्रोत है जो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों को बांटता है। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है? बांटना, बांटने का कार्य करता है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या है? 24 फरवरी 2024 को आया था ये, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या है? तो भाई याद रखना, ये जो होता है ये जमाव, यानी कि जमा का वह प्रतिशत, यानी जो जमा हुई राशि है उसका प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल यानी कि कुछ समय के लिए तरल रूप में रखना होता है। यानी कुछ समय के लिए उसकी जो राशि है, पूंजीगत राशि, उसका हिस्सा जो है वो आपके तरल रूप में रखा जाता है। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया है? तो वो है दोस्तों आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाएगा तो आपको बताना इसका जो कार्यकाल है वो 1992 से ये आपका 1997 तक रहा है। 1997 तक इसका दोस्तों जो है कार्यकाल रहा है। इसका दोस्तों आपको याद रखना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, यानी इसका जो उद्देश्य था इसने वो हासिल किया था भाई, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं, योजना का मुख्य उद्देश्य भाई यहाँ से देखो इसकी डेट याद रखना, 92 से 97। मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना राव मोहन के उदारीकरण मॉडल पर आधारित है भाई, ये चीज़ याद रखना है। यदि एग्जामिनर पूछ ले कि बताइए 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो राव मनमोहन के आधार पर। इस योजना के समय भारत में 1 जनवरी 1995 को WTO इसका दोस्तों क्या था भाई, सदस्य बना था। WTO इसका सदस्य बना। बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में क्या कर सकती है भाई, वृद्धि कर सकती है भाई, क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जो बैंक की दर में कमी है ना, मुद्रापूर्ति में वृद्धि कर सकती है। 78 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट दिया गया कि रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। बैंक दर में कमी और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिया गया ऋण सस्ता हो जाता है, और बैंक दर में वृद्धि में मुद्रा आपूर्ति जो है वो कैसी हो जाती है, वो कम हो जाती है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है? उनको क्या कहते हैं? उनको राजस्व व्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? राजस्व व्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो राजस्व व्यय होता है ये अल्पकालिक व्यय होता है जिसको परिचालन व्यय यानी कि ओपैक्स के रूप में जाना जाता है। यदि मैं आपसे कहूँ राजस्व व्यय जो होते हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक तो आपका प्रत्यक्ष व्यय और एक अप्रत्यक्ष व्यय। जैसे प्रत्यक्ष कर था, कर यानी कि टैक्स, और व्यय यानी कि आपका किया गया धन खर्च, यानी प्रत्यक्ष खर्च और अप्रत्यक्ष खर्च।
पूंजीगत खर्च में ऐसे खर्च होते हैं जो आपके प्रॉपर्टी है, प्लॉट है और उपकरण आदि, ये आपके दीर्घकालिक संपत्तियों को प्राप्त करना या बेहतर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई। भारत में वर्षों तक कौन सी फसल जो है वो हरित क्रांति का मुख्य आधार बनी रही है भाई? तो देखो भाई, देखो पत्तेदार सब्जियां, ये मत समझ लेना कि हरी सब्जियां हैं तो भाई पत्तेदार हरी सब्जी तो हरित क्रांति हो जाएगी भाई, नहीं, ये मत कर देना भाई। गेहूं, मैंने आपको बताया था जिसकी जो उच्च पैदावार थी वो गेहूं था और चावल था। चावल भी हरित क्रांति में आता, लेकिन चावल तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्योंकि गेहूं और चावल में से एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको गेहूं बताना है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि भारत में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव वो गेहूं पर पड़ा था और चावल के उत्पादन पर पड़ा था, क्योंकि इसमें आपका मक्का भी था, बाजरा भी था, जौ भी था, लेकिन उस पर इतना नहीं था लेकिन जितना चावल और गेहूं पर था। तो हरित क्रांति में इन्हीं को सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है इन्हीं को दिया गया है। भारत में हरित क्रांति का लेह है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। सर्वप्रथम क्रांति का प्रारंभ जो है ये किस देश से हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आपका उत्तर ये मैक्सिको से। मैक्सिको में डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलॉग थे इन्होंने किया था और इन्हें हरित क्रांति का जनक या पिता भी कहा जाता है। लेकिन हरित क्रांति के जनक या पिता में जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो वो क्वेश्चन आपको विश्व का देगा या भारत का देगा। भारत का देगा तो एम.एस. स्वामीनाथन, विश्व का देगा तो क्या बताएंगे, नॉर्मन बोरलॉग बताएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिएगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुके होंगे भाई। टोटल हमारे 80 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इन 2 वीडियो में। अब कल से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 से हम अपनी क्लास को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 से आगे के जो भी क्वेश्चंस हम बनाएंगे वो आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स आपको यहाँ से जरूर चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी चीज़ें तो आपको याद भी हो गई होंगी, है ना। तो भाई जीके और जीएस अपने आप में एक सब्जेक्ट जो है काफ़ी टफ सब्जेक्ट इसको हम कह सकते हैं भाई। तो जीके जीएस पे आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, एसएससी जीडी वालों के, क्योंकि भाई मुझे पता है कि आप लोग रीजनिंग, हिंदी, मैथ में अच्छा खासा स्कोर करोगे, लेकिन भाई जीके जीएस पे थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देना मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी क्लासें रेगुलर चलेंगी भी। केवल आज जो है आपकी मैथ की क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसके लिए भाई मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा है कहने में, क्योंकि भाई मुझे इतना समय भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि भाई अभी मैं थोड़ा सा अर्जेंट वर्क में फंसा हूं, क्योंकि भाई अर्जेंट वर्क इतना ज़्यादा है मेरे ऊपर, लोड इतना ज़्यादा प्रेशर है कि भाई क्लास लेने का समय नहीं मिल पा रहा। भाई बताओ, कल के लिए मैंने आपसे कहा था कि मैं 1 सितंबर से क्लास रेगुलर रखूंगा, भाई बताओ 1 सितंबर को एक भी वीडियो में नहीं ला पाया भाई। इसके लिए भाई सभी लोग क्षमा करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई आप लोगों का जो विश्वास है मेरे ऊपर, या भाई आप लोग मेरे ऊपर अपना विश्वास जरूर बना रखें भाई। मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि समय से पहले मैं आपको सारे कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है भाई। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि जीके जीएस में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। अर्थव्यवस्था के बाद आपकी साइंस है, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और थोड़ा सा स्टैटिक्स जीके का पोर्शन है, बस बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी भाई, ठीक है। बाकी आप लोग जैसे भी अपनी तैयारी करो भाई, अच्छे से करते रहिएगा, बस अपनी तैयारी को स्टॉप बिल्कुल भी मत करिएगा भाई, कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, आज के सेशन को इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को शुभ रात्रि,